हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमआरएस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हम इसमें मेनली जो फोकस रहेगा वो जेएसए अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, क्योंकि जेएसए में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आने वाला है 30 मार्क्स का। और इसके साथ टीजीटी, पीजीटी और बाकी की पोस्ट है, इनमें भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी के लिए ये क्लास रहने वाली है और ये क्लास स्पेशल रहेगी जेएसए के लिए। इसमें कंप्यूटर की क्लास हम फर्स्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा भोकाल सीरीज़, क्योंकि इसमें हम मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चन एक वीडियो में देखेंगे। ये 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मैं उसकी भी डिटेल दूंगा। साथ ही साथ ये वो प्रश्न होंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसका नाम भौकाल क्यों है, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पर आपको, ठीक है, मतलब जितनी मैं क्लासेस लूँगा उतनी बार आपको 5 शॉर्टकट की, 5 फुल फॉर्म, वायरस, एंटीवायरस, ये 4 टॉपिक और इसके अलावा भी और भी टॉपिक है। जैसे वायरस कंप्लीट हो जाएगा, एंटीवायरस, तो इसके आगे दूसरा मैं यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड कर दूंगा। वो क्या, 1 बाय 1 आपके टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं इनसे एक एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होते जाएगा। साथ ही साथ इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ मिलेगी। और इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना। अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं जितने वीडियो में लेने वाला हूँ, कम से कम 30 से 40 मैं आपके कंप्यूटर के क्लास ले लूँगा। ठीक है, अगर 30-40 नहीं ले पाता तो कम से कम 20 के आसपास ले लूँगा, जिसमें क्या करूँगा कि बड़े बड़े थोड़े वीडियो बना दूंगा। तो इन वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये कर लेते तो आपके डेफिनेटली 25 से ज़्यादा नंबर आप इस एग्जाम में उठाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक वर्क ना करे, डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना, ये नाम सर्च कर लेना और इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ वगैरह भी डालते रहता हूँ। साथ ही साथ एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आप बताइएगा कि आपका किस सिटी में आपका एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है। इसके अलावा लास्ट 20 डेज़ में किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो जो आपको मिलेगी, ये मेरे जो दूसरा चैनल है, जो मेन चैनल है, जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। ठीक है, द एग्ज़ाम हेल्पर। और इस पर मैं क्या अपडेट देता हूँ एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपको मेरी बाकी की सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें मैं अपडेट देता हूँ। बाकी स्टडी की जो वीडियोज़ मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी आपको द एग्ज़ाम हेल्पर जीके वाले चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए, ये सारे एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे, और एज अ जेएसए भी वर्क कर चुका हूँ इन नवोदय विद्यालय में। ठीक है, और इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम भी मैंने काफ़ी सारे क्रैक किए हुए हैं। ये द एग्जाम हेल्पर जी के चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम, जैसा मैंने बोला था, 5 शॉर्टकट की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की होगी Ctrl+S। तो कंट्रोल के साथ अगर आप एस दबाते हैं तो इसका मतलब होता है सेव। एस फॉर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी कॉमन शॉर्टकट की है और काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुई है। ठीक है, इसके बाद में है Ctrl+O। अगर आप दबाते हैं तो आपका जो कोई भी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+O। F12 इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो F12 से हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। मान के चलिए अगर मेरी ये फाइल खुली हुई है, अगर मुझे इसे सेव एज करना है तो मैं F12 दबा लूँगा, तो ये फाइल जो है मेरी सेव एज हो जाएगी। Ctrl+P बहुत ही कॉमन है। अगर मुझे इस फाइल को प्रिंट करना है तो मैं Ctrl+P दबा दूंगा और इसे प्रिंट कर लूँगा। F7 इतनी बार पूछा गया, पूछो ही मत ही भाई। F7 का मतलब होता है स्पेल चेक करना। अगर मान के चलिए ये मैंने लिखा द एग्जाम हेल्पर जी के, इसमें हेल्पर की अगर स्पेलिंग गलत है तो अगर मैं F7 दबा दूंगा तो अगर ये स्पेलिंग गलत हुई तो ये मुझे बता देगा कि स्पेलिंग गलत है और इसे आपको सही करना है। ठीक है, ये आज हम एक दिन में 5 इंक्लूड करेंगे। आज हमने 5 की, कल हम 10 करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, और हम शुरू से लेकर 10 तक जाएंगे, यानी कि इनका भी आपका रिवीजन हो रहा होगा साथ ही साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल आपको रट जाएंगी चीज़ें, तो बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी करिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम 5 वायरस के नेम्स। ठीक है, तो वायरस जैसा कि आपको मालूम होगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, मैं आपको आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका फुल फॉर्म बता दूंगा। ये क्या होता है, तो वायरस एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। आपसे पूछा जाता है बताइए जो वायरस होता है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो हम इसमें सबसे पहले 5 वायरस देख लेते हैं। ठीक है, 6 देख लेते हैं पहली वीडियो में। ठीक है, तो पहला है सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या है, तो यह सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था। ठीक है, आपसे ये पूछा था कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3, 4। तो निम्न में से बताइए कि कौन सा
कंप्यूटर वायरस नहीं है, या कौन सा कंप्यूटर वायरस है और कौन सा एंटीवायरस है, ये आपसे पूछ लेगा। इस तरीके के नाम दे। तो आपको जितने भी कंप्यूटर वायरस के नाम होते हैं लगभग 30 के आसपास इसके नाम हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरे करा दूंगा, उनको रट लेना। और इसी तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम होता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है और कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो आपको इनके नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में जैसे पूछ लेता है, सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ये था सीवरिन। तो जिसकी डिटेल देना होगी मैं उसकी आपको डिटेल भी देते चलूँगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका हैप्पी बर्थडे जोशी। यह भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस था, ठीक है। तीसरा है आपका मंकी वायरस। चौथा है वॉन हब वायरस। पांचवा है माइकल इंजलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद क्रीपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो क्रीपर वायरस है एक। क्रीपर क्या था, तो क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस है जिसे क्रीपर वायरस कहा जाता है। इसे सन 1971 में BVN में कंप्यूटर इंजीनियर बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा हो जाएगा, क्रीपर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्रीपर। चलिए, अब हम देख लेते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है, तो देखिए वायरस जो होता है वो क्या करता है, वायरस क्या करता है आपके फ़ोन्स में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आपके फ़ोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इसमें चुपके से घुस जाएगा किसी ऐप के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू या किसी मेलवेयर के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और आपकी फाइल को करप्ट कर देता है, दूसरे लोगों को चोरी कर करके डाटा भेज देता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है वायरस। अब इससे बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर्स में या फ़ोन्स में क्या डाल लेते हैं, एंटीवायरस डाल लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि एंटीवायरस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो एंटीवायरस कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग हम करते हैं। और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो एंटीवायरस भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वायरस क्या होते हैं, तो वायरस प्रोग्राम होते हैं। एंटीवायरस क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि वायरस की खोज करते हैं, मालवेयर की खोज करते हैं, ट्रोजन हॉर्स की खोज करते हैं, वॉर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वायरस का ही एडवांस वर्जन होता है, जो मालवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से इनको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या होते हैं, इनसे किस तरीके के इनसे क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो एंटीवायरस के नाम देख लेते हैं, 5 एंटीवायरस के नाम, ठीक है। जितने भी 20-25 एंटीवायरस है मैं आपको सब 1 बाय 1 डे 1 से करूँगा, तो 5 से 6 दिन में हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे और आपको रट चुके होंगे 5वें-6वें दिन जाते जाते, ठीक है। चलिए, पहला है अवायरा एंटीवायरस, दूसरा है लावासॉफ्ट, एड अवेयर, ई स्कैन, मालवेयर वाइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन केवल 2 ही 3 बनते हैं, कौन सा वायरस है, कौन सा वायरस इनमें से एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है, ये बनेगा। दूसरा, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा, एंटीवायरस क्या होते हैं, तो प्रोग्राम होते हैं। वायरस कितने तरीके के होते हैं, ये पूछा था, ठीक है। 2 ही 3 तरीके के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले वो बनेगा निम्न में से कौन सा वायरस है, कौन सा वायरस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नाम आपको याद होना चाहिए, कितने तरीके के वायरस होते हैं, कितने तरीके के एंटीवायरस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कर लेते हैं 5 फुल फॉर्म, ठीक है। तो 5 फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, यहाँ पर 5 फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो पहला है ADC। तो ADC का क्या होता है, तो ADC का होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अगला है AI, काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए, अगला है एल्गोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, 3 नंबर का एल्गोल। एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। तो एल्गोल इस तरीके से याद रखेंगे, एल्गोल, एल्गोरिथमिक, एल्गो से बन गया एल्गोरिथमिक और एल से बन गया लैंग्वेज, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, आस्की। तो आस्की का मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आस्की, ठीक है। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा, ठीक है। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं 2 बार इसलिए बता रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। चलिए, अगला है ALU, काफ़ी बार पूछेगा, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। हमने जो आपको ब्रह्मास्त्र बताया था, है ना, ठीक है, जो 4 हमने टॉपिक बताए थे वो यहाँ पर हमने उसके 5-5 कर लिए, कल इनमें 5-5 ऐड कर देंगे तो 10-10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलिए जो अपने 50 टॉप क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ, वो सूचना मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, काफ़ी कम समय बचा है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको EMRS के 151 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ EMRS अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट या कोई भी आपने हॉस्टल वार्डन भरा हुआ है, TGT PGT, सभी के एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। और
इसमें देखिए EMRS के कितने मिलते हैं 151, इसमें से 116 चैप्टर टेस्ट हैं, 25 सेक्शनल टेस्ट हैं और 8 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि जो आपके 6 टॉपिक आने वाले हैं, 5 टॉपिक, उन सभी के 8 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इससे आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी जाइए इन्हें परचेज कर लिए। और ऐसा ही नहीं है कि केवल आपको EMRS के एग्जाम मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें अगर इस एक पास में आपको ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, सिविल, पुलिस, जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम हो रहे हैं सभी के मॉक टेस्ट मात्र एक पास में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अभी इस पर ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो आप इसे 499 में बाय कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड B1NW47 डाल देंगे तो 60 से 70 रुपये आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नीचे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप परचेस करें तो ये वाला कूपन कोड जरूर डाल देना, जिससे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बोलूँगा, जल्दी से जाइए इसे परचेस कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलिए, तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम डिफरेंस इंजन बनाया था और उसी को आगे चलकर जो मॉडर्न कंप्यूटर का नाम दिया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर पर संदेश भेजे जाते हैं उन्हें हम ईमेल कहते हैं। ईमेल का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट का जो जनक है वो विंट सर्फ को माना जाता है। किसे माना जाता है, विंट सर्फ को माना जाता है। ठीक है, चलिए, और इंटरनेट की जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, जो 1960 का जो दशक पड़ता है वहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई थी और सर्वप्रथम 1969 में अर्पा नेट के नाम से इसे चालू किया गया था। किसके नाम से, अर्पा नेट के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, एक निब्बल किसके बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये मालूम होता है एक बिट में कितने बाइट होते हैं, या 8 बाइट मिलकर एक बिट बनते हैं, या 1 KB में कितना होता है, यानी 1024 KB में कितने MB, 1 MB में कितने KB, ये आपको मालूम होता है। बट एक निब्बल, आपको ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो एक निब्बल जो होता है ये 4 बिट के बराबर होता है, या इसे हम आधा बाइट भी बोल सकते हैं, हाफ बाइट भी इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक बाइट बनता है, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। ठीक है, कितने से, 8 बिट से मिलकर, तो इसे ही हम 4 बिट बोल देंगे। 4 बिट कर दिया यानी कि इसका आधा बन गया, इसका आधा मतलब एक निब्बल। ठीक है, तो एक निब्बल किसके बराबर होता है, 4 बिट के। चलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करिए देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की माप। तो देखिए सबसे पहले आता है एक निब्बल यानी कि 4 बिट। अब इसी का डबल कर देंगे 8 बिट यानी कि 2 निब्बल। ठीक है, इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 निब्बल किसके बराबर होगा, तो 8 बिट। 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे, ये भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो 2 की पावर 10 बाइट होते हैं, यानी कि 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। ठीक है, तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में, या फिर 2 की पावर 10 बाइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1024 को हम कैसे लेते हैं, 2 की पावर 10 में। ठीक है, चलिए इस तरीके से भी आपके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। इसके बाद, और ये क्या बढ़ते क्रम में, कैसे बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग वे में, पहले सबसे छोटी, उसके बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद 1 GB में बता दिया 1024 MB। अब 1 TB में कितने होते हैं, तो 1024 गीगाबाइट, 1024 ठीक है गीगाबाइट होते हैं। इसके अलावा इसके बाद आता है 1 पेटाबाइट, तो इसमें होता है 1024 टेराबाइट यानी कि 1024 TB। और अगर हम 1 एक्साबाइट लेंगे तो इसका होता है 1024 यानी कि 1024 पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद आता है जोटाबाइट, और जोटाबाइट के बाद आता है यूनोबाइट। ठीक है, क्या आता है, जोटाबाइट, जेट्टाबाइट और एक्साबाइट, सॉरी ये आपका एक्साबाइट रहेगा, ये आपका जेट्टाबाइट रहेगा। ठीक है, ये रहा। इसके बाद आता है यूनोबाइट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको सारी यूनिट्स बता दी। इन यूनिट्स को रट लेना, मैं धीरे धीरे आपको इनको रटा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का कि किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को क्या कहा जाता है। तो किसी भी प्रोग्राम में जो अशुद्धि होती है या जो एरर होता है उसको हम कहते हैं बग कहते हैं। और अगर हम इस अशुद्धि को या इस एरर को हम दूर कर दें या इसे हम रिमूव कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम कहते हैं डीबग। क्या कहेंगे? डीबग या डीबगिंग भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर एरर है, अशुद्धि है तो बग कहेंगे। अगर हम इस अशुद्धि एरर को ठीक कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो मैंने अभी बताया 8 बिट होते हैं। 8 बिट यानी कि 2 निब्बल। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, तो इस तरीके से मैं आपके पूरे क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होंगे तो 1024 बाइट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, नहीं कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के माइस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डगलस एंजलवर्ट ने। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो माउस है इसका जो आविष्कार किया था वो डगलस एंजलवर्ट ने किया था और ये 1960 के दशक में किया था। कब किया था? 1960 के दशक में। 1963 के आसपास इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये क्या है, किसी किसी बुक में एग्जैक्ट मिल नहीं पाता है तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता सकता। 1960 के दशक में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर का नाम था वो था ENIAC। क्या था? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा? ENIAC हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे पहले कंप्यूटर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इससे आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट चलाने की अनुमति मिलती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउज़र। जैसे क्रोम एक ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? ब्राउज़र है ना। क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, जिस पे आप जाके अपना सरकारी रिजल्ट देखते हैं या कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है उसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? साइट से मिलती है। ठीक है, साइट कहाँ पर चलती है? ब्राउज़र में, यानी गूगल क्रोम पर चलती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो साइट्स हैं वो चलती हैं। और गूगल क्रोम की जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2008 में, इसे जो है ओपन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसका अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? सूचना। ठीक है, चलिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मैंने आपको अभी बताया था, माप बताई थी, यूनिट्स बताई थी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। ठीक है, क्या होती है? बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी जो है इन्हें एआई का जनक माना जाता है। ठीक है, तो एआई के खोजकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर साइंस, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? यानी कि जो कंट्रोल होता है आपका, शिफ्ट होती है या जो ऑल्ट कुंजियाँ होती है, इन्हें कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इन्हें हम मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम जो है हम अपने जो डाटा है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? तो जैसे मैं आप अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो कोई आप टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कर्सर दिखेगा या इस तरीके से एरो दिखेगा या कर्सर दिखेगा। ठीक है, या ब्लिंकर दिखेगा, ऐसा पॉइंट टाइप का। तो किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन जो है वो ब्लिंकर के द्वारा पता चलती है। क्या बोलते हैं उसको? ब्लिंकर। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों जो रैम होती है और जो रोम होती है ये हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये कैसी होती है? ये अस्थायी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये होती है अस्थायी, यानी कि नॉन परमानेंट। ठीक है, और अगर इसे हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रैम को कौन सी मेमोरी बोलते हैं? तो इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। कौन सी? वोलाटाइल, यानी कि इसे अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। कौन सी? स्थिर। ठीक है, वोलाटाइल यानी कि अस्थिर। और रोम जो होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। कैसी? स्थायी मेमोरी। इसे हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैम क्या हो जाएगी? हमारी वोलाटाइल हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराया जा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो दोस्तों इंटरनेट में जो लैंग्वेज हमारी प्रयुक्त होती है वो होती है आपकी जावा। कौन सी लैंग्वेज प्रयुक्त होती है?
जावा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं कि कितने तरीके की आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और कुछ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। चलिए, तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आपकी एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कौन सी आती है, बाइनरी लैंग्वेज आती है, असेंबली में NASM आ जाती है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद पूछता है कि निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जिसमें आपका फोर्ट्रॉन आता है, पास्कल आता है। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज में हैस्केल आता है, हैशटैग ऐप आता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें आपको पाइथन मिल जाएगा, C++ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसमें आपकी जावा स्क्रिप्ट आती है और पर्ल आती है। ठीक है, और जावा भी उसी का एक पार्ट आता है। ठीक है, तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। अगली आती है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, यानी कि कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ लैंग्वेज बनाई गई हैं, उन्हें हम स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज बोलते हैं। जिसमें कि एक होती है मार्कअप लैंग्वेज, इसमें आपका दो आती हैं, एक आती है HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होती है XML यानी कि एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद एक आती है क्वेरी लैंग्वेज, ये आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है, तो HTML और XML। निम्न में से कौन सी क्वेरी लैंग्वेज है, तो SQL हो जाएगी और SPARQL। ठीक है, ठीक है, क्वेरी मतलब क्यू आना चाहिए, तो SQL में आ रहा है और इसमें भी क्यू आ रहा है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आती है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसमें आती है एक मतलब, दूसरी आती है R लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पूछी जाती है मैं बताता हूँ। एक तो लो लेवल लैंग्वेज आपको पता ही होना चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज जितनी होती है वो पता होनी चाहिए, और इन दोनों में ये वाली दो लैंग्वेज पता होनी चाहिए। इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, इनको भी आप नहीं याद रखेंगे तो चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये मैंने यहाँ पर जितनी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, HTML, पर्ल, SQL, C++, लिस्प भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, आपसे केवल यही क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है या कौन सी कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, कौन सी नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, एक कोई अदर दे देगा जो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, PHP भी एक लैंग्वेज होती है। चलिए अगला है दोस्तों, अगला हम कर लेते हैं, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए प्रिंटर का यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं DPI, यानी कि डॉट्स पर इंच। DPI का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके NVS के एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, KVS के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, 2019, 18, 22, 23 सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैं अलग अलग एग्जाम वाइज करा दूंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको EMRS के एग्जाम में दिखने वाले हैं। क्योंकि सेम ये NVS भी स्कूल है, KVS भी स्कूल है, EMRS भी स्कूल है, इसमें भी JSA की पोस्ट निकली है, अकाउंटेंट भी निकला था, लैब अटेंडेंट भी निकला था। तो सभी एग्ज़ाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये तीनों ही एग्ज़ाम CBSE को जो है मतलब CBSE से अटैच्ड है। तो इसका भी एग्जाम कौन ले रहा है, CBSE ले रहा है, मतलब CBSE इससे कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तो वही इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में जो जंक ईमेल होते हैं उसको क्या कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में कई बार ईमेल आता है जंक ईमेल, या फ़ोन में भी हमारे स्पैम करके ईमेल आता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पैम। ठीक है, जो मतलब अनऑथराइज्ड सोर्स से आते हैं, वायरस वगैरह के रूप में आते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं जंक ईमेल यानी कि स्पैम। ठीक है, स्पैम हम बोलते हैं। ठीक है, तो जंक मेल को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये होती है फॉर्ट्रैन। ठीक है, क्या होती है, फॉर्ट्रैन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी होती है, फॉर्ट्रैन होती है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि WWW इसका फुल फॉर्म पहली बार तो पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था टिम वर्नर्स ली ने। कब किया था, 1989 में। कब किया था, 1989 में। ठीक है, चलिए
सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सीडी होती है इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो ये था अर्पानेट। कब आया था? 1966 से 1969 के बीच में आया था। इसका जो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है तो वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एनईटी का नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, चलिए, ये अमेरिका की एक रक्षा विभाग का एजेंसी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर यूज़र की वैधता पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली जो विधि होती है उसको ऑथेंटिकेशन। अगला है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है? तो दोस्तों सबको मालूम है जो सुपर होगा उसी के पास क्या होगी? सबसे ज़्यादा पावर होगी। तो सुपर कंप्यूटर को सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। वाईफाई का पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोई भी कंप्यूटर चल रहा है अचानक से बंद हो जाए या प्रोग्राम है करप्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रैश हो गया। ठीक है, जैसे साइट चल रही थी अब आप उस पर लॉगिन कर रहे तो चल ही नहीं रही, जैसे कल परसों EMRS की नहीं चल रही थी तो वो क्या हो गई? क्रैश हो गई। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसी मेमोरी है? अस्थायी है। कैसी है? वोलेटाइल है। कैसी है? वोलेटाइल। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी है? स्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल। दोस्तों ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? सबसे पहले तो आपको IP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका TCP। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो इसमें होते हैं 128 बिट। कितने होंगे? 128 बिट इसमें होते हैं। इसके अलावा एक और होता है IPv4। इसमें कितने बिट होते हैं? तो इसमें 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट इसमें होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं? तो ये आपके प्रिंटर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पैरेलल पोर्ट किस में होते हैं? प्रिंटर में। किस तरीके के होते हैं पैरेलल पोर्ट? तो इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका पैरेलल पोर्ट हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, इस जो मतलब लंबा होगा, थोड़ा लंबा होगा और इसमें ऊपर नीचे ऐसे ही लगे होंगे। ये होगा आपका सीरियल पोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ मतलब ऊपर होंगे इस तरीके से और फिर नीचे ऐसे, ये छोटा होता है थोड़ा सा, ये होता है आपका सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? पैरेलल वाले का प्रिंटर में। चलिए हालांकि अब तो USB से इन्हें चेंज कर दिया गया। चलिए अगला है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मैंने बताया था कौन सा है? क्रोम। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2008 में। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेंटियम जो शब्द है वो क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल के आते हैं, पेंटियम के आते हैं, तो ये क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके को, ये सबसे पहले चलते थे इस तरीके, फिर इस तरीके, ये इंटेल कंपनी का आता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी जो संरचना है वो होती है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? जैसे आप एप्पल के फ़ोन चलाते हैं, एप्पल का लैपटॉप चलाते हैं, एप्पल का टैब चलाते हैं, एप्पल का कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैक। क्या कहते हैं? मैक। जैसे हमारे जो फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है? एंड्रॉयड होता है, या जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ होती है। इसी तरीके से एप्पल में कौन सा होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो बैंक में चेक को हम पढ़ते हैं कि भी ये चेक सही है नहीं है, तो उसमें होता है MICR कोड। अब इस MICR कोड क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। और इस MICR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पर चेक का फोटो दिखा देता हूँ।
थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे लिखा रहता है ना इस तरीके से, ये होता है आपका MICR कोड। ये आपका शायद अकाउंट नंबर वगैरह होता है, यानी कि कस्टमर की जानकारी होती है, ये बैंक की जानकारी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका MICR कोड होता है, ठीक है, जो इस तरीके से लिखा जाता है। इसको हम मशीन में डाल देते हैं, तो मशीन क्या करती है, MICR की विधि से इसको चेक कर लेती है, ठीक है। 56 लाख का है भाई साहब, किसी को चाहिए हो तो जल्दी से जाके इसको अवेल कर लो। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था। तो दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसको बनाने में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। ये होते हैं आपके वैक्यूम ट्यूब्स इस तरीके के, और इन्हीं को हम पहले, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इनको हम एक इस तरीके का डिवाइस होता है उसमें फिट कर देते थे ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको मशीनों में अंदर लगा देते थे, ठीक है। और ये क्या होते थे, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, क्या होते, बहुत जल्दी हीट होते थे, और इन्हें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती थी, ठीक है। और ठीक है, इसलिए क्या होते थे, खर्चीले ज़्यादा होते थे। तो ये सारी विशेषताएं भी आपसे पूछ लेता है। सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे, वैक्यूम ट्यूब से। चलिए, मैं आपको पूरी जनरेशन जितनी भी है बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो देखिए, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के, तो ये बने थे वैक्यूम ट्यूब के। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किससे बने थे, तो ये बने थे आपके ट्रांजिस्टर से, किससे, ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड पीढ़ी के किससे बने थे, तो ये बने थे IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। चलिए, चौथी पीढ़ी के किससे बने थे, ये बने थे VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से। अगले हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ये बने हुए हैं AI से, किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यहाँ पर मैंने आपको पांचों पीढ़ियों के बारे में बता दिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को बैकबोन किसे कहा जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की जो बैकबोन है उसे किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है HTTP को, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम WWW की बैकबोन कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, ये आ गया। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। वायरस क्या होता है, सबसे पहले तो एक प्रोग्राम होता है। ऊपर मैंने वायरस के नाम बताए थे, मंकी, वन हाफ, क्रीपर, है ना, सी ब्रेन, है ना, हैप्पी बर्थडे जोशी, ये सारे वायरस के नाम से आपके। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। चलिए, अगला है, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपाइलर, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में जो बदल दे उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था किसी भी आपको वेबसाइट को देखना है तो किस में देखते हैं हम, ब्राउज़र में, ठीक है। चलिए, अगला हम देख लेते हैं, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में एक, मान के चलिए कोई आपकी वेबसाइट खुली है, अगर वो चल नहीं रही तो आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश का बटन दबाते हैं। तो ये क्या दबाते हैं हम, रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, ठीक है। या आप अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो अगर आप F5 दबा देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। चलिए, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले UPS का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना, ठीक है। इस तरीके का होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, कंप्यूटर में लगा रहता है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बनाया है ना, उसको अगर हम चित्र के रूप में बता दें तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जैसे कि इस तरीके के आपने डायग्राम काफ़ी बार बने देखे होंगे, स्टार्ट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एंड, या इस तरीके से आप कोई डिटेल देखे होंगे, ये नदी निकली यहाँ से घुस गई, इस तरीके का इसमें ये होगा। तो इस तरीके के जो डायग्राम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए, और तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो है, थोड़ा सा और देखिएगा, ठीक है। और इसकी जो PDF से आपको कहाँ पर मिलेगी मैंने बता दिया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर GK। ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारी PDFs भी डालते रहता हूँ, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, देखिए कि आप इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो मेरा मेन चैनल है द एग्ज़ाम हेल्पर, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ये हमारे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।